तो फोर्स के अंदर दो चीजें हैं। फोर्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दो चीजों से आती है, मैग्नीट्यूड से कितनी फोर्स लगी, और दूसरा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगी, तभी उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है। खाली मैग्नीट्यूड से पता नहीं चलेगा कि फोर्स क्या असर हो रहा है, समझ में आया? और खाली डायरेक्शन से भी पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि टेबल पे लेफ्ट साइड पे फोर्स लगी, बात समझ में आया? अब वो फोर्स से टेबल पे क्या असर पड़ेगा जब तक हमें मैग्नीट्यूड पता नहीं चले। अगर फोर्स मान लो एक छोटा बच्चा लगा रहा है या बहुत कम फोर्स लग रही है तो कुछ भी नहीं होगा टेबल में। बहुत सारी चीजें मिलकर फोर्स लगाए, कुछ भी नहीं होगा। जबकि वही चीजें पत्ते को हिला के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो वहां पे वो फोर्स जो है वो उसका अच्छी खासा मैग्नीट्यूड है उस पत्ते के हिसाब से। लेकिन जो आपकी वो जो है जो क्या नाम है चेयर है, उस पर क्यों असर नहीं हुआ, वो वजह हम बाद में समझाएंगे, अभी समझ में भी आ जाएगी वो वजह। लेकिन क्योंकि वो फोर्स कम है इसलिए उस पर कोई असर नहीं हुआ, वो बेसिकली बैलेंस फोर्स हो गई। तो फोर्स को समझने की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट which changes or tends to change state of rest or state of motion. ये भी याद ना रहे, it is an external agent in the form of push or pull acting on an object. push और pull आप सब जानते हो। जब आप कभी किसी दुकान पे जाते हैं तो दरवाजे पे लिखा होता है पुश या पुल खोलने के लिए, तो that is a type of force। समझ में आ गई बात? अब इसमें जो आता है मैंने आपको बताया था क्या नाम है बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। ये जो वर्ड बैलेंस फोर्स आता है या अनबैलेंस फोर्स आता है, ये जब आता है जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी चीज पे लगे। इफ टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली यानी एट द सेम टाइम, ठीक है, एंड then those forces produces either change in state of rest or motion or change in motion। तो ये अनबैलेंस फोर्स है। यानी कोई टू या दो से ज़्यादा फोर्सेस जब किसी चीज़ के अंदर चेंज लेके आ रही हैं तो वो चेंज अनबैलेंस फोर्स से आती है। अगर फोर्स बैलेंस फोर्स से कहते हैं when two or more forces acting on an object neutralize each other's effect, resultant is zero, total result is zero, then those forces are called balanced forces। जैसे इस टेबल के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स हम उधर को पुश करें, उधर से कोई बंदा इधर को 10 न्यूटन की फोर्स लगा, जस्ट इक्वल इन अपोजिट फोर्स, तो टोटल जो होगा इसका अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स होती है तो एक को पॉजिटिव मानते हैं एक को नेगेटिव मानते हैं। अगर इक्वल और अपोजिट है, सॉरी इक्वल हो ना हो लेकिन अपोजिट है तो एक पॉजिटिव होती है और एक, तो अगर वो इक्वल भी है साथ में तो अब 10 तो एक पॉजिटिव होगी, मान लो 10 न्यूटन प्लस और 10 न्यूटन माइनस, जब उसको मिलाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, +10 -10 0, कोई चेंज नहीं आएगा। तो व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम एंड दे प्रोड्यूस नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, then the forces are called balance forces। क्या बोलते हैं इनको, बैलेंस हो गया। and when two or more force act on an object simultaneously यानी at the same time and they produce either the change in state of rest or change in state of motion, then those forces are called unbalanced force। समझ में आ गया? तो कभी भी याद रखो जब चेंज अगर आ रही है तो अनबैलेंस फोर्स लग रही है, बैलेंस फोर्स 0 हो जाती है, टोटल रिजल्ट 0 हो जाता है। दो या दो से ज़्यादा उनका टोटल रिजल्ट जो आएगा वो 0 हो जाएगा। जब 0 फोर्स हो जाएगी रिजल्ट, अच्छा टोटल रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम टाइम उसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं और नेट फोर्स भी कहते हैं। रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। कोई यहाँ से पूछे व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? व्हेन टू और मोर forces are acting at the same time on an object, then their result, their net result जो भी होगा in terms of magnitude and direction, उसे हम कहते हैं क्या,
रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। तो बैलेंस फोर्स जब होती है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है क्योंकि वो बैलेंस होगी, और अनबैलेंस फोर्स होगी तो रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगी। दूसरी बात ये, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक होता है इंटरनल फोर्स। आप इस दीवार के उस साइड पे फोर्स लगाएं, यहाँ से खड़े हो गई, एक्सटर्नल फोर्स है, इस पर कोई असर नहीं आएगा क्योंकि हमारी फोर्स बैलेंस हो गई, हमारी फोर्स बैलेंस हो गई। क्योंकि अनबैलेंस होगी तो ज़रूर कोई ना कोई चेंज आता, लेकिन चेंज नहीं आना, इसके अलावा बैलेंस हो गई। अगर हम उस दीवार पे उस कमरे में जाके इस साइड पे फोर्स लगाएं, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्स का अलावा उसके अंदर चली जाए, और जब अंदर जाके कोई फोर्स लगेगी किसी चीज़ के अंदर जाके, तो वो हमेशा बैलेंस हो जाती है, उससे कोई रिजल्ट, क्योंकि जब बैलेंस हो गई तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल है, आप बस में बैठे हुए, आप बस के अंदर बैठ के और आप हिलना शुरू कर दें, बस चलेगी? नहीं चलेगी बस, क्योंकि हम सब भी, सारे के सारे पैसेंजर भी लेंगे तो बस कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी इंटरनल फोर्स थी, और इंटरनल फोर्स हमेशा बैलेंस हो जाती है। उसके जो इफेक्ट, उसके जो वो जो होते हैं, क्या नाम है, रिएक्शंस होती हैं, वो टोटल इस तरह से होती है कि वो बैलेंस हो जाती है। और अगर आप उसी यानी बस के बाहर निकल के 5 आदमी भी जोर लगाएंगे तो बस चल पड़ेगी, देखो वो एक्सटर्नल फोर्स है। हाँ, आप एक दरवाजे, एक खिड़की के ऊपर 8-10 आदमी मिलके फोर्स लगाना शुरू कर दें, तो बस के हिसाब से तो वो इंटरनल फोर्स है, लेकिन खिड़की के हिसाब से वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। खिड़की का बाहर है, खिड़की के अंदर होते तो बात अलग थी, आप खिड़की के बाहर हैं, आप बस में बेशक खड़े हैं, लेकिन खिड़की के एंगल से आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कमरे के अंदर हूँ, लेकिन मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर, तो इस दीवार के हिसाब से तो मैं बाहर हूँ, मैं दीवार के अंदर नहीं हूँ। अगर मेरी अनबैलेंस फोर्स होगी तो ये दीवार हिल जाएगी। जैसे बुलडोजर्स वगैरह फोर्स लगाते हैं, आपने देखा होगा, क्या नाम है, फिर उसके अंदर अखबारों में अक्सर आता है, टीवी पे, इसमें कि बुलडोज़र से फोर्स लगी और वो जो था, क्या नाम है, दीवार ढह गई। क्योंकि बुलडोज़र की जो फोर्स है वो इतनी ज़्यादा है कि वो बैलेंस नहीं होती, उसका रिज़ल्ट होता है कुछ, उसके रिज़ल्ट के तौर पे वो दीवार क्या होती है, गिर जाती है। मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो उतनी जितनी फोर्स इसको तोड़ने के लिए चाहिए उससे बहुत कम है, मेरी फोर्स बैलेंस हो गई, तो कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब फोर्स क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और जब बैलेंस फोर्स होगी तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये बात समझ में आया? द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, क्या बताया मैंने अभी? नहीं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्स तो उसके रिजल्ट को कहते हैं, उसके अमाउंट को, जो रिजल्ट निकल के आया, वो जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा उन सब का असर का, वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी। लेकिन व्हेन 2 or more फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, तो वो क्या नाम है, उसको क्या कहेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? नहीं, एक्शन नेट रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या नेट फोर्स। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो नेट फोर्स का मतलब इट इज द सम ऑफ 2 or more फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। क्योंकि सेम टाइम इसलिए कि आपने किसी चीज़ पे फोर्स लगाई, 5 मिनट बाद अब आपने फोर्स लगानी बंद कर दी, 5 मिनट बाद फिर आके दूसरी तरफ से फोर्स लगाई, तो अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि दे आर नॉट एक्टिंग एट द सेम टाइम। तो इसलिए रिजल्टेंट जब निकलता है व्हेन 2 or more फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, देन टोटल सम ऑफ ऑल दोज फोर्सेस। अब वो कैसे सम होगा? वेक्टर क्वांटिटी का सम जो होता है उसका तरीका अलग होता है जोड़ने का, जिसके रूल्स हैं, जिसके हिसाब से उनका सम निकलता है। तो वो जो रिजल्ट निकलता है मैग्नीट्यूड ऑफ कंबाइंड फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ कंबाइंड फोर्स, उसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन 2 or more फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंबाइंड फोर्स will be what? Resultant force or net force, and it will have only one direction.
कंबाइन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो सारी डायरेक्शन कंबाइन होके फाइनली एक डायरेक्शन बन जाएगी। वो जो डायरेक्शन है, अगर वो क्या नाम है अनबैलेंस फोर्स है, तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जो आपके हो सकता है अलग अलग फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रही हूँ, लेकिन वो और ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा अगर वो अनबैलेंस फोर्स है? जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। तो क्या सारी फोर्सेस मिलके उसका कंबाइंड सम जो था वो एक मैग्नीट्यूड बन गया, एक मैग्नीट्यूड सिंगल फोर्स, वो उन सब का रिजल्टेंट है। और उसकी एक डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि फोर्स एक है तो डायरेक्शन भी एक होगी। और जिन फोर्सेस को जमा करके उनको निकाला गया है, ऐड करके, ये रूल्स के हिसाब से ऐड किया है, तो उनकी डायरेक्शन हो सकता है अलग अलग हो। अब जैसे टग ऑफ वार होता है, रस्सी खिंचाव खींचते हैं दोनों तरफ से, कुछ लोग इधर से खींचते हैं, कुछ इधर से खींचते हैं, बीच का हिस्सा अपनी जगह से नहीं हिल रहा। क्यों नहीं हिल रहा? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गई, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गई। अब अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं है, उनका कोई रिजल्ट है, कोई मैग्नीट्यूड है ज़ीरो के अलावा, तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही है, जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी एक ही डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में वो जो है वो मूव करेगा। उसी डायरेक्शन में वो जो था टग ऑफ वार में, वो ग्रुप उसी डायरेक्शन में रस्सी को खींच पाएंगे जिधर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई? इसके ऊपर और डिटेल में आगे चल के, चूँकि पूरा चैप्टर ही फोर्स के ऊपर है, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो अभी हमने इसमें आपको बताया कि फोर्स क्या होती है, बैलेंस फोर्स क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। रिजल्टेंट फोर्स को क्या बोलते हैं? नेट फोर्स भी कहते हैं। सम ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम टाइम इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स, है ना। इस व्हाट इट हैज़ अ सिंगल मैग्नीट्यूड, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स की एक मैग्नीट्यूड बन जाता है और एक डायरेक्शन, सम होके एक बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी बिजनेस में 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसी दौरान में किसी और उसमें आपको 80 रुपये का लॉस हो गया। उसमें ट्रांजेक्शन में एक हिस्से में 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ और दूसरे हिस्से में 80 रुपये का लॉस हुआ। तो जो रिजल्टेंट है, यानी रिजल्ट जो निकला, वो क्या निकला? 20 रुपये का प्रॉफिट निकला। वो एक सिंगल अमाउंट होगी 20 रुपीज़ पॉजिटिव प्रॉफिट। और अगर 100 का लॉस होता और 80 का प्रॉफिट होता तो 20 रुपये का लॉस होता। जब बिजनेसमैन करते हैं, वो जैसे बिजनेस में अपना रिजल्ट निकालते हैं कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ कर रहे हैं, तो उन सब का प्रॉफिट और लॉस को आखिर ऐड कर लेते हैं, तो सिंगल प्रॉफिट या लॉस निकलता है। अगर क्या नाम है लॉस भी उसमें आ गया, प्रॉफिट भी उसमें आ गया, सब मिला दिया, अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, प्रॉफिट हुआ, और अगर लॉस है तो, अगर वो नुकसान में है तो माइनस में आएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारे यहाँ आता है अगला टाइप है इसमें इनर्शिया, इसी चैप्टर का। लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ जो है उसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं और न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं। उससे पहले इनर्शिया है, न्यूटन का एक लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। इनर्शिया किसे कहते हैं पहले ये समझिए। इनर्शिया इज ए नेचुरल सेम स्टेट इन विच इट एग्जिस्ट, दैट इज टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट। यानी हर ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इंसान हो, जानवर हो, कुर्सी हो, मेज हो, हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो उसी स्टेट में रहना चाहता है जो उसकी जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, और उस स्टेट को चेंज होने को रेजिस्ट करता है, रोकता है, वो नहीं चाहता कि चेंज हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो प्रॉपर्टी है नॉट टू चेंज, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एंड रेजिस्ट द एनी चेंज, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी, ये इसमें कब चेंज आएगा, किन हालत में चेंज आएगा, वो साथ में ऐड कर देंगे तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। इनर्शिया बताना है, इसमें हमें
चेंज कैसे होगा वो कब बताने की ज़रूरत नहीं है. द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इस स्टेट ऑफ रेस्ट और इन इस स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी कि वो चेंज नहीं करना चाहता अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को या अपनी रेस्ट की स्टेट को, इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं. और चूँकि रेस्ट की पोजीशन में इनर्शिया अलग होता है, मोशन में अलग होता है, तो इनर्शिया दो हिस्सों में बच गया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन. Inertia of rest is the property, natural property of an object to resist any change in its state of rest. To resist in its state of any state in a state of rest. In other words, if an object is in rest, it will try to remain in rest. इसको कहते हैं inertia of rest. जब हम खाली inertia के तो दोनों बताने पड़ेंगे. दूसरा क्या है? inertia of motion. The property of an object to resist in a state of uniform. वजह बताऊंगा क्या है. In a state of uniform motion. That is, the object tries to remain in a state of uniform motion and tries not to change it. That property, ये जो property उसमें पाई जाती है, ये कहाँ से आई है? नेचुरल प्रॉपर्टी है. ये गॉड, ये इंसान की दी हुई प्रॉपर्टी नहीं है. नेचुरल प्रॉपर्टी जो इनहेरिट करते हैं, जो नेचर ने दे रखी है, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर वो मोशन से रिलेटेड है. ये ध्यान रखिएगा. मैं एक मूविंग बस में बैठा हुआ हूँ, बस चल रही है, तो मेरे अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन है और मेरी कोशिश ये होगी जब बस रुकेगी तो मेरी बॉडी जो है उसको रुकना नहीं चाहेगी क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में. कौन सा इनर्शिया हम इन्वॉल्व करते हैं जो कि लॉ के अंदर, किसी चेंज के अंदर, जिसमें वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. वो इनर्शिया, वो कोशिश करेगा वो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो चेंज ना हो. अगर वो मोशन में, वो कोशिश करेगा कि मोशन ही में रहे, यूनिफॉर्म मोशन में. और अगर वो रेस्ट में है तो वो कोशिश करेगा कि वो रेस्ट में रहे. अब न्यूटन ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि ये चेंज कब आएगी, कब हम इसमें चेंज पैदा कर सकते हैं. उसने जो इसमें पॉइंट ऐड करा है वो मिला देंगे इसके साथ, तो वो बन जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कि इफ ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, नहीं, इफ ए बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ uniform motion, unless an external unbalanced force. क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बैलेंस फोर्स से कोई चेंज नहीं आता. अगर बैलेंस फोर्स किसी की स्टेट ऑफ रेस्ट में लग रही है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और बैलेंस फोर्स किसी की स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पे लग रही है तो उसके मोशन में भी कोई फर्क नहीं आएगा, मोशन यूनिफॉर्म ही रहेगा. ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अनबैलेंस फोर्स होगी तब जाके उसमें चेंज आएगा. तो न्यूटन ये बताता है कि बॉडी की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशन है वो जब तक रहती है जब तक उसमें अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती. ये उसने आगे ऐड कर दिया कि भाई इनर्शिया को चेंज करने के लिए हमें अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी. अब तो ये बात न्यूटन ने कही थी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. कि इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, or if it is in motion it will remain in uniform motion in a straight line. यूनिफॉर्म मोशन इन्हें, अब ज़रा इसको समझ लो. क्या यूनिफॉर्म मोशन से मुतालिक उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा अगर मोशन में है तो. अगर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी अगर फोर्स नहीं लग रही या बैलेंस फोर्स लग रही है. फोर्स नहीं लग रही हो, बैलेंस फोर्स लग रही हो, एक ही बात है. क्यों? बैलेंस फोर्स लग रही है तो रिजल्ट ज़ीरो होगा, और नहीं लग रही तब भी कोई चेंज नहीं आएगा. पॉइंट समझ में आ रही है? तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा.
इन ए स्ट्रेट लाइन कहना इसलिए ज़रूरी है कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इफ द डायरेक्शन ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग, इसका मतलब वो कैसे मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन। हाँ, समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो वो भी डायरेक्शन भी चेंज जब होगी जब फोर्स लगेगी, वरना डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए लॉ क्या बना हमारा? इफ ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, it will remain in rest, or if it is in motion it will remain in, यहाँ पे शुरू में यूनिफॉर्म नहीं कहना, it is in motion it will remain in uniform motion in a straight line। ये ऐड कर देंगे क्योंकि हमें उसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो भी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट आप कहेंगे तो ये अधूरी बात है। एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस भी हो सकती है, और जब एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस होगी तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज के लिए कंपलसरी है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का लगना, तभी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में फ़र्क आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अब अगर मान लो आप फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है फोर्सेस क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इसलिए डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं? फोर्स तो लग रही है ना, हम फोर्स को तो इनकार नहीं कर सकते। दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, दीवार पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फोर्स तो लग रही है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो इसलिए हम फोर्स में क्या कहते हैं? इट इज़ ए एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्म ऑफ, किस तरह से लगता है? इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। दोनों बातें बोलेंगे, चेंजेस और, क्यों? क्योंकि चेंजेस का मतलब अगर चेंज हो रहा है तो अनबैलेंस फोर्स लग रही है, और टेंड्स टू चेंज का मतलब कोशिश कर रहा है लेकिन चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है फोर्स कैसी है? बैलेंस हो गई। विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ये फोर्स की डेफिनेशन हम इसलिए कहते हैं। बात समझ में आ गई कि फोर्स की डेफिनेशन में ये हमने क्यों कहा? विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, चेंज कर दे। अब इसमें अगर इसको डिटेल में जाएं कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। फोर्स जो है वो इस मोशन से, रेस्ट से मोशन में लाती है। अगर वो मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में लाती है। वो स्पीड चेंज करती है, यानी कोई भी चेंज अगर आ रहा है तो उसका मतलब फोर्स लग रही है। और कौन सी फोर्स लग रही है? अनबैलेंस फोर्स लग रही है। कोई भी चेंज, स्पीड चेंज हो रही है तब भी फोर्स लग रही है, या डायरेक्शन चेंज कर दे, डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्योंकि लॉ ये कहता है कि जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना उसकी डायरेक्शन बदलेगी। इसका मतलब अगर डायरेक्शन बदलेगी तो फोर्स लग रही है ना, डायरेक्शन तभी बदलेगी। वो कौन सी फोर्स लग रही है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। पॉइंट समझ में आ गया आपके? लॉ क्लियर हो गया आपके? अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है थोड़ी सी, हमारी इसमें डेली लाइफ में है। पहली एप्लीकेशन ये है कि भाई मैंने मूविंग बस, फास्ट मूविंग बस या मूविंग व्हीकल जिसमें हम बैठे हैं, सडनली स्टॉप्स, तो पैसेंजर्स क्या होता है? आगे गिरते हैं। तो क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया इन्वॉल्व हो रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये याद रखना कि वो वाला इनर्शिया चेंज होना नहीं चाहता जिसमें वो है, जिसमें आ रहा है वो नहीं। चलते हुए रुक गया तो चलता हुआ था, तो जो इनर्शिया उसमें था, एग्जिस्ट कर रहा था, वो मोशन वाला था, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जब वो रुकेगा तो वो आएगा, तो आने वाले की बात नहीं हो रही। आने वाले की बात जब होगी जब उस पर फोर्स लगेगी। तो बॉडी इन्हें, जो पैसेंजर्स जो होते हैं, मैंने बस मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। वाई? अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आप चाहेंगे सिंपल फॉर्म लिखेंगे ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
खाली इनर्शिया से, क्योंकि इनर्शिया दो है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? यार मैं समझ लूँ ध्यान से, सिंपल वे में एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन ए बस इज मूविंग, अवर होल बॉडी इंक्लूडिंग द सीट्स ऑफ बस हैव इनर्शिया ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस, जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है। व्हेन ए बस सडनली स्टॉप्स, और जो ही बस रुकेगी, आवर फीट एंड आवर सीट दे आर द पार्ट ऑफ द बस। तो बस रुकेगी तो सीट भी रुक जाएंगी। ये नहीं कि बस रुक गई और सीट आगे बढ़ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। सीट इज अ पार्ट ऑफ द बस। व्हेन ए बस सडनली स्टॉप्स, तो ड्यू टू दिस रीजन द बस, व्हेनेवर बस स्टॉप्स, our lower part of the body which is touching the seat of the bus and seat of the bus, they all come in rest. But upper part of the body which is not touching the seat, it remain in अब वो क्या किस चीज में रहेगा वो? क्योंकि इससे पहले क्या था, उसमें मोशन था। it will remain in a state of motion. किस डायरेक्शन में? in the direction of motion of bus, in the direction of motion of bus. Since lower part comes into rest, upper part remain in motion, therefore it become unbalanced and the body fall forward. बॉडी कहाँ गिरेगी? आगे गिर जाएगी। समझ में आई ना बात? ये अब इसकी मिसाल दूसरी लीजिए कि बस सडनली क्या नाम है, लेफ्ट टर्न लेती है, एकदम लेफ्ट टर्न तेजी के साथ, तो वहाँ क्या होगा हमारे साथ? हम राइट को हम जो है राइट की तरफ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि व्हेनेवर बस टेक्स ए सडन राइट टर्न या लेफ्ट टर्न, जो भी टर्न लिया है, तो our body was in motion in the direction of bus. As soon as bus turns, the seats of the bus and lower part of the bus also take the क्या नाम है, also move with the bus in the same direction, also move in the, but upper part of the body does not remain does not move with bus. It try to remain in motion in the direction of motion of bus. Therefore, our whole body become unbalanced and we fall on the other side. On the left को मुड़े तो right को गिरेंगे, right को मुड़े तो left को गिरे, हैं? Opposite, on the opposite side. What about when a bus suddenly, when a bus is in a stationary position, it suddenly moves, तो हम कहाँ गिरते हैं? पीछे। वजह? If we were having inertia of rest, तो कौन सा इनर्शिया हमारे अंदर है? हम रुके हुए हैं, बस रुकी भी है, तो हमारे अंदर कौन सा इनर्शिया है? उसी वही चेंज होना नीचे आएगा। तो यार inertia of rest. As soon as bus suddenly moves, the lower part of the bus which is touching the bus seats, they also move with bus. But upper part, due to inertia of rest, try to remain in same position. As a result, lower part move forward, upper part remain at the same position, तो the whole body become क्या? Unbalance. और unbalance होगा, पैर आगे बढ़ गए, पीछे वाला जिस बॉडी वही है, तो हम क्या होगा? हम पीछे गिर जाएंगे। The passenger fall backward. मूविंग बस में किधर गिरते हैं? बस की डायरेक्शन में, आगे की तरफ। और बस सडनली मूव करती है तो वो पीछे, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट वहीं रखना चाहता है। लोअर हिस्सा आगे बढ़ गया, ऊपर का हिस्सा वहीं रहा, तो वो पीछे हो जाता है, बैलेंस बिगड़ गया, वो पीछे गिर जाता है। क्लियर हो गया? इसकी और भी मिसालें हैं। कैरम बोर्ड जब हम खेलते हैं तो जो पाइल ऑफ वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कॉइन्स होते हैं, जो गोटे जिसे बोलते हैं, वो हम एक तरफ एक वहाँ कहते हैं मीनार बना दी, तो और दैट पाइल ऑफ क्या नाम है coins, when we hit with the fast speed with the help of a striker, so only striker strikes with the lowest coin. The lowest coin move forward, but the upper pile remain at the same remain as it is. वजह उसकी क्या है? अगर फास्ट स्पीड से कर रहे हैं, क्यों? कि ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन द लोवेस्ट कॉइन, it moves forward in the direction of force, whereas the upper part due to inertia of
कौन सा इनर्शिया? रेस्ट. रिमेन इन द सेम पोजिशन, सो इट रिमेन टूगेदर. इट रिमेन टूगेदर. इसके अलावा आपने एक वो देखी है एग्जाम्पल कि भाई टम्बलर लिया, गिलास लिया, खाली गिलास, और उसके ऊपर एक गत्ते का टुकड़ा रख दिया और उस पर एक छोटा सा कॉइन रख दिया. अब हम उस कॉइन को फोर्स में लगाएंगे बहुत ज़ोर से, अपनी उंगली से ऐसे फोर्स मारेंगे ज़ोर से. तो जो ही ज़ोर से फोर्स, अच्छा अगर हम ध्यान आहिस्ता आहिस्ता फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी. इवन इन केस ऑफ कॉइल में, उसमें जो पाइल है उसमें भी अगर हल्के से अगर वो टकराएगा स्ट्राइकर, तो वो फोर्स जितनी देर में वो नीचे से नीचे वाला लोवेस्ट कॉइन बाहर निकलता है, इतनी देर में वो फोर्स ऊपर तक ट्रांसफ़र हो जाएगी. नतीजा को पूरा का पूरा पाइल जो था वो गिर जाएगा. तो फोर्स इतनी होनी चाहिए कि वो तेज़ ज़्यादा फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा फोर्स हो, और जहाँ पे लगे वो हिस्सा चेंज हो, ऊपर वाला हिस्सा चेंज ना हो. हाँ भाई क्या हो रहा है ये? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या बता रहा था मैं आपको? पाइल के बारे में बता रहे थे कि इनर्शिया. जब हम उस जो कार्डबोर्ड है, कार्ड है, उस पर हमने कॉइन रखा है. इफ़ यू स्ट्राइक दैट कॉर्नर ऑफ द कार्ड विद वेरी फास्ट स्पीड with our hand, the card moves forward but the coin fall in the tumbler. Why? Because coin try to remain at the same position due to inertia of rest. In the meantime the motion may reach to the coin. इससे पहले कि मोशन कहाँ तक पहुँचता? कॉइन तक. वो जो कार्ड था वो it moves away. वो कॉइल हट गया, वो कार्ड हट गया, तो कॉइन comes in the space, it falls on the, क्या नाम है, उसमें गिर जाता है. अगर हम हल्की फोर्स लगाएंगे तो मोशन कॉइन को भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो कार्ड के साथ मूव करेगा. अगर ज़्यादा फोर्स होगी तो जो कार्ड है वो हटेगा और मोशन कहाँ तक नहीं पहुँचेगा? कॉइन तक नहीं पहुँचेगा. इससे पहले कॉइन तक मोशन पहुँचता, कार्ड हट गया था. समझ में आई बात? नहीं आई? इसकी ये मत समझना कि मोशन इमीडिएटली ट्रांसफ़र होता है. आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे साइकिलों का एक वो लगा, बहुत सारी साइकिलें खड़ी हैं. आप पहली वाली साइकिल को गिराते हैं धक्का देकर, तो वो आखिरी वाली उसी वक्त नहीं गिरेगी, वहाँ तक फोर्स पहुँचने में टाइम लगेगा, और वो टाइम इसलिए वो देर में गिरेगी. जो जो फोर्स आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी वो साइकिलें क्या होती जाएंगी? गिरती जाएंगी. बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? तो ये ध्यान रखिएगा. अब उसके बाद हमारा आता है इसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया के बाद ये 2-4 वो थे इसके, क्या एग्जाम्पल्स थी इसकी, एप्लीकेशन बेस. कोई और एग्जाम्पल कहीं से आपको पढ़ने को मिले आप डिस्कस कर लीजिएगा, उसमें कोई पॉइंट समझ में ना आए तो बता दीजिएगा. अब हम आ रहे हैं मोमेंटम के ऊपर. क्या मोमेंटम? क्या है मोमेंटम? बताओ. क्या? नहीं, एक्टिविटी नहीं. मोमेशन इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन मैंने पहले दिन पढ़ाई थी कि क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड कंपलसरी है. तो मोमेंटम की क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी है? पढ़ी है स्कूल में? वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो सही है, गलत नहीं है. ये मैथमेटिकल है, इसके बाद लेंगे, इस क्लास के बाद. नहीं, फोर्स नहीं, बताऊंगा मैं आने के बाद. नहीं, अभी बताएंगे. इन्होंने डेफिनेशन दी है लेकिन वो मैथमेटिकल है, वो भी देंगे, दोनों देंगे. ठीक है. आफ्टर 5 मिनट विल टेक द क्लास.